अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और श्री प्रकाश शुक्ला, तो ऐसे लोगों से सामना हुआ आपका? ऐसे लोगों को जब सैल्यूट ठोकना पड़ता है सर, कैसा लगता है? लेकिन कम्युनल सिचुएशन उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं अपराध कम हुआ है, पहले से स्थितियाँ फार बेटर है, लेकिन ये अभी समय के साथ बढ़ा है या घटा है? उत्तर प्रदेश में मैंने खासकर नोट किया है, उत्तर प्रदेश में क्राइम भी पहले से कम हुआ है और कम्युनल सिचुएशन भी कम कि एक ईमानदार पुलिस अफसर की ज़िंदगी बड़ी तकलीफदायक होती है जब देखो उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। अगर आप ऑनेस्टली जीना चाहते हैं, गैरत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी खुददारी से रहना चाहते हैं, तो ऐसे मौके आएंगे। कई बार तो एक अफसर की भिड़ंत उसके अपने ही लोगों से भी होती है। मतलब ऐसे पुलिस किस काम की जो रक्षक से भक्षक बन जाए? उसका काम है महिला को जस्टिस दिलवाना, उसकी रक्षा करना, उसकी इज्जत की रक्षा करना। कई बार अपराध करने वाले खुद पुलिस वाले ही बन जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, वो कहता है कि सर मेरे से जेल से फिरौती मांगी जा रही हो, 1 लाख भेज दो, नहीं तो फिर देख लेना, किसी दिन आएंगे दरबार गोली मार जाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुमसे फिरौती मांग रहे तो कहाँ देना है पैसा? उसने कहा जेल में ही देना है, तलाशी होती है एंट्री से पहले। बोले सब सेटिंग हो जाता है। पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस की तो न दोस्ती बुरी, न अच्छी, न दुश्मनी अच्छी, तो पुलिस से दूरी ही बना के रखें लोग तो वही अच्छा है। पावर जो है ना, पावर का मिसयूज, पुलिस की ट्रिपल पावर। वन इज द पावर ऑफ यूनिफॉर्म, सेकंड इज द पावर ऑफ वेपन्स एंड थर्ड इज द पावर ऑफ लॉ। कि आईपीएस अफसर मतलब बहुत बड़ा आदमी। की सैलरी थी 31, 32, 3300 और साड़ी आती थी 5000 की। अब जब आप डीजीपी से रिटायर हो तो सैलरी 3 लाख हो गई, साड़ी 5 से 10 हजार की हो गई या 5 हजार की थी। किंतु जब नए नए नौकरी में थे तो नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो इतनी कम सैलरी वाले से शादी करने को तैयार हो गए मैडम के घर वाले? नहीं, वो तो IAS IPS के नाम से तैयार होते हैं ना, आपको तो पता ही है। नमस्कार, आज स्पॉटलाइट विद श्वेता में हमारे साथ हैं देश की खाकी वर्दी की शान, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड और वर्तमान में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार जी। इन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था की रक्षा की है बल्कि ह्यूमन इन खाकी जैसे तमाम किताबें लिखी हैं और इन किताबों के माध्यम से पुलिस फोर्स के मानवीय चेहरे को दुनिया के सामने रखा है। आज हम इनसे बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के अनुभवों, अपराध से मुकाबले की रणनीतियों और एक बेहतर पुलिसिंग सिस्टम के विजन पर। आपका स्वागत है अशोक जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद श्वेता जी। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और ये किताब मैंने हाथ में ले रखी है। थैंक यू, अच्छा लग रहा है देख के। ये अधिकांशतः यूपी की कहानियाँ हैं। अधिकांशतः यूपी, क्योंकि हम पहले यूपी में थे। यूपी के बाद 2000 में उत्तराखंड बना। उसमें वो तराई वाला इलाका भी, तराई भी है, इलाहाबाद भी है जो आज प्रयागराज है, मथुरा भी है, शाहजहानपुर भी है, रामपुर भी है, हरिद्वार नैनीताल भी है, बट मेनली मतलब मोस्टली वो यूपी है कंबाइंड। आज भी आपको लगता है कि जिस हालात में आपने उत्तराखंड को एक तरह से कहिए अपराध को वहाँ हैंडल किया, आज भी वहाँ अपराध कम है, शून्य के बराबर है या कैसा है वो प्रदेश? उत्तराखंड के 2 पोर्शन हम तो देखेंगे, 2 टुकड़े करेंगे अपराध की दृष्टि से, एक पहाड़ का एरिया, एक मैदान का। तो पहाड़ के एरिया में क्राइम न के बराबर है, शांति है। हाँ, पहले भी न के बराबर था, अब थोड़ा सा आया, पर फिर भी कंपेयर टू यूपी एंड अदर वो न के बराबर कहूँगा। दूसरा एरिया है प्लेन्स का, यानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की तराई वाला। हाँ, उसमें यूपी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो वहाँ फिर भी ठीक ठाक क्राइम है, यूपी से फिर भी कम है, बट वहाँ ठीक ठाक क्राइम है। तो एक पुलिस अधिकारी जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में था और फिर उत्तराखंड का डीजीपी बना, हाँ, तो दोनों के वहाँ जाकर तो बहुत शांति महसूस होती होगी आपको फिर? श्वेता जी, कहानी है कि चैलेंजेस सब हर जगह के नए नए होते हैं, तो उत्तराखंड के अलग चैलेंजेस हैं। वहाँ नई पुलिस थी, नए थाने चौकियाँ कम थे, पुलिस के हेडक्वार्टर नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी, वो सब खड़ा करना, मॉडर्नाइज नहीं थी, गाड़ियाँ कम थी, और फिर वहाँ पे आपदा का चैलेंज है। यस, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में आती हैं आपदाएं, लैंडस्लाइड होते रहते हैं, बादल फटते रहते हैं। फिर वहाँ जो है 4 धाम यात्रा का चैलेंज है, कांवड़ यात्रा का चैलेंज है, कुंभ का चैलेंज है, तो चैलेंज वहाँ भी है। सर्टेनली अपराध जो है इस जो जितना अविभाजित यूपी था उससे कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन चुनौतियाँ वहाँ अलग किस्म की हैं। तो आपने एक वर्ड अभी कहा पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का, तो किस हद तक आप उसमें
सफलता हासिल कर पाए? क्योंकि बात तो सही है कि अब जब ज़माना बिल्कुल अलग हो गया है अशोक कुमार जी, जहाँ टेक्नोलॉजी और ऐसे वॉरफेयर होते हैं और अलग अलग साइबर क्राइम, आपने किताबें भी लिखी हैं, लेकिन फिर उस पुलिस को मॉडर्न बनाना कितना चैलेंजिंग था? देखिए, कभी कभी जो चुनौती होती है ना, वो अवसर में बदल जाती है। तो हमने यही किया उत्तराखंड के साथ। हमारे पास फोर्स कम थी, जब उत्तराखंड बना 11,000 पुलिस थी, आज हमारे पास 27-28 पुलिस है। तो हम नए लोग रिक्रूट पर कर पाए। जो नया पुलिस वाला है वो ज़्यादा टेक सेवी है, वो ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल पे ज़्यादा हैंडल कर सकता है। तो आई वुड से कि उत्तराखंड पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से बहुत आगे है। और हमारा क्राइम वर्कआउट रेट, यानी क्राइम को खोलने का रेट 90% था, जो इंडिया में नंबर 1 था। तो दैट वे बहुत ज़्यादा टेक सेवी है। चाहे वो पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू रहा और चाहे आजकल जो है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। आजकल सीसीटीवी कैमरा से ज़्यादा क्राइम वर्कआउट करते हैं हम लोग। तो 90% मर्डर हो, डकैती हो, लूट हो, उसको वर्कआउट करना इजी नहीं होता है किसी भी फोर्स के लिए। तो हमारा रेट बहुत हाई था और हमारी पुलिस जो है बहुत ज़्यादा टेक सेवी है। कारण यही है कि नई पुलिस थी, जल्दी पकड़ती थी, फिर उसको वो किया गया, चैलेंज दिया गया कि क्राइम हुआ तो वर्कआउट तो होना ही है। चलो क्राइम एक बार को हो भी जाए पर वो वर्कआउट जरूर होगा। तो इस पे हमने फोकस किया और नई नई टेक्निक्स पे फोकस किया क्राइम वर्कआउट की। मोर टेक से भी आज की डेट में साइबर क्राइम में भी उत्तराखंड पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है कंट्री की। आप जैसे यूपी में रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे और अनगिनत कहानियाँ जो आपने इसमें उतारी है इस किताब में, और चुनौतियाँ भरपूर रहीं, चाहे आप प्रयागराज में रहे, शाहजहाँपुर में भी आपने केसेस हैंडल किए। वहाँ के जो चैलेंजेस थे वो किस किस्म के थे? मतलब एक तो आप कह लीजिए कि जो बाहुबलियों का था वो अलग था, लेकिन आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ आपने सबसे ज़्यादा देखी? देखिए, मैं मानता हूँ कि दोनों फ्रंट पे, यद्यपि आज यूपी भी बदल चुका है, मैं पहले ही इसको क्वालिफाई कर दूं। जो हमारे टाइम में यूपी था उससे आज यूपी फार बेटर है। ओके। हाँ, अदरवाइज 2000 तक हम वहाँ रहे। मैं पहली पोस्टिंग मेरी एएसपी प्रयागराज थी जी, और आखिरी एसएसपी मथुरा थी। तो दो, मैं कहूँ क्राइम वाला फ्रंट और कम्युनल वाला फ्रंट, ये दोनों में बहुत ज़्यादा था। मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा था, क्राइम के माफियाज बहुत ज़्यादा थे। नॉर्मल चोरी, लूट, डकैती से लेकर के मर्डर और किडनैपिंग और एक्सटोर्शन और बड़े माफिया तक, ठीक है, ये सारा का सारा जो नेटवर्क था यूपी में कहीं ज़्यादा था कंपेयर टू उत्तराखंड। इसी तरह से जो कम्युनल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। मतलब कोई शहर ले लो वहाँ का, मतलब प्रयागराज से लेके मथुरा तक, हमने शाहजहाँपुर, रामपुर, मैनपुरी बीच में ये सब किया, तो हर जगह कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन रहती थी। और हम तो वहाँ 91-92 में शुरू किए थे जब अयोध्या के इशू चल रहे थे, ठीक है। एक ऐसा टाइम था कि मैं प्रयागराज में कर्फ्यू में 10 रात सोया ही नहीं। तो ऐसा भी टाइम जो है हमने वहाँ पे देखा है। तो कम्युनल सिचुएशन है उत्तराखंड में भी, पर बहुत कम है। लेकिन कम्युनल सिचुएशन उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं अपराध कम हुआ है, पहले से स्थितियाँ फार बेटर है, लेकिन ये अभी समय के साथ बढ़ा है या घटा है? घटा है उत्तर प्रदेश में। मैंने खासकर नोट किया है उत्तर प्रदेश में क्राइम भी पहले से कम हुआ है और कम्युनल सिचुएशन भी कम हुई। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। आज के पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 7-8 साल से मेरे विचार से कम्युनल टेंशन कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता था पहले। अशोक जी, जब भी हम किसी पुलिस वाले से बात करते हैं तो हम अपराध या इन तमाम चीज़ों में ऐसे चले जाते हैं, इनकाउंटर और ऐसी तमाम चीज़ें हमारे सामने होती हैं जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले की जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है वो कैसी होती है, उसके अपने क्या चैलेंजेस होते हैं, वो उससे कैसे निपटता है? जब 10 रात वो नहीं सोता तो घर में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? ये सब हम कुछ जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत। मैडम, वो जो है ना, आदत पड़ जाती है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग थी, हमारी मैरिज की भी स्टार्टिंग थी जब प्रयागराज में था। मैं 92 की बात है, अयोध्या 6 दिसंबर 1992। तो 6 से 16 दिसंबर 1992 तक मैं सो नहीं पाया था। और मैं आता था सुबह 4 बजे 5 बजे आता था घर में, फ्रेश होकर के फिर चला जाता था।
तो स्वागत कैसा होता था घर में? नहीं, वो तो समझती थी तब तो, और उसको भी मजा आता था, आनंद आता था। कितनी बड़ी चुनौती है कि वे शहर को दंगे से बचा रहे हैं, ये लोग जो है शहर को दंगे से बचा रहे हैं। उसको ये लगता था कि कुछ बड़ा काम कर रहे हैं उनके प्रति, तो धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है। पर ये नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव ले, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ये होगा कि मान लिया बच्चे का बर्थडे है और हमने पार्टी दी या पार्टी आयोजित की, हमने इनवाइट भी किया खुद अपने आप, किंतु हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा 4-5 बार हो गया। तो एक दो बार तो पहुंचे ही नहीं। कुहू का बर्थडे? हाँ, कुहू के बर्थडे में भी 1-2 बार नहीं पहुंचे, और 8 बजे बुलाया, हम 10 बजे पहुंचे जब लोग जा रहे थे। ऐसा भी हुआ, और ऐसा भी हुआ कि मैं एक बार बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। तो ये पोजीशन आती है, तो उसमें थोड़ा जरूर नाराजगी होती है कि भाई ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई, तो आप छुट्टी ले लेते, आप ये कर लेते, आप वो कर लेते, तो ऐसे इशू आते हैं। बट फिर भी ओवरऑल आदत पड़ जाती है एडजस्ट करने की, और उनको आइडिया हो जाता है कि पुलिस में ये तो चुनौतियां बनी हुई हैं। तो जब वापस लौटते थे तो पत्नी आंखें तरेर के गेस्ट के सामने आपसे बात करती थी, मतलब इशारे इशारे में बहुत कुछ कह हो जाता है, कभी कभी नाराजगी दिखती है, पता भी चल जाता है, बट वो अंडरस्टैंडेबल भी होता है। हमें भी खुद गिल्ट फील हो रहा होता था, पर क्या करें, कर्तव्य के सामने, ड्यूटी के सामने चुप होना पड़ता है। तो एक तो इस तरह के मौके देखने को मिले। एक जो है, कई बारी आप जब ड्यूटी ऑनेस्टली करते हो, उस तरह के मौके भी आते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब हमारी शादी हुई, पहली पोस्टिंग थी प्रयागराज, वहाँ तो इश्यूज नहीं है। फिर हम आगे वहाँ से रुद्रपुर, और फिर एसएसपी हरिद्वार भी रहे। तो वहाँ पे बहुत शुरू हुआ, मेरे लिए नई साड़ी ले आओ। मैं कहा साड़ी, 5,000 की साड़ी, मेरी सैलरी 31-32 रुपये है, कहाँ से ले आऊँ? और अभी तो तुम्हें मैरिज के टाइम की साड़ियाँ होंगी, उनको यूज करो। तो उसने जो जिस तरह से सोचा होगा कि भाई आईपीएस ऑफिसर पे तो जाने क्या क्या होगा। नहीं, यही तो हम सोचते हैं कि आईपीएस ऑफिसर मतलब बहुत बड़ा आदमी है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। कुछ लोग हैं जो, मैं आपको क्या बताऊं, जो आज की तारीख में करोड़ों में खेलते हैं, और कुछ लोग हैं जो अगर आप ईमानदारी से जिएंगे तो फिर तो भाई लाइफ वही है। यद्यपि आजकल चेंज हो गया, जैसे मैंने बताया, ये मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ कि सैलरी थी 31-32-3300, और साड़ी आती थी 5,000 की। अब जब आप डीजीपी से रिटायर हो तो सैलरी 3 लाख हो गई, साड़ी 5 से 10,000 की हो गई, या 5,000 की थी। तो वो वही चीज़ अब आसान हो गई। किंतु जब नए नए नौकरी में थे तो नहीं अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि हमने शुरू से एकदम स्ट्रिक्ट। तो इतने कम सैलरी वाले से शादी करने को तैयार हो गए मैडम के घर वाले? नहीं, वो तो आईएएस आईपीएस के नाम से तैयार होते हैं ना, आपको तो पता ही है। मैं उसका भी, आपने नाम लिया शादी का, तो उसकी भी कहानी बताऊं कि जब मेरे फादर इन लॉ शादी का प्रपोजल लेकर आए, तो उन्होंने सोचा बाकी बातों के बाद कि पैसे की भी बात कर लें। तो हमने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा भाई, जब मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। क्योंकि लोग उन दिनों बड़े प्रचलन थे, डोगरी के 50-50 लाख रुपए खर्च करते थे शादी में। मैंने कहा मुझे तो एक पैसा नहीं चाहिए। तो ठीक हो गया जी, शादी फिक्स हो गई। जब एंगेजमेंट हुई, उसके बाद तक उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसे इतनी एकदम प्लेन हो जाएगी शादी। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखिए, आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जब आप कुछ नहीं ले तो एक गाड़ी ले लीजिए हमारी ओर से। मैंने कहा जब मैं अपने दम पे गांव से उठ करके आईआईटी में आ गया, आईआईटी से उठ के आईपीएस में आ गया, अब खुद अपने दम पे आया, सरकार ने मुझे गाड़ी दे रखी है, मुझे क्या करना है आपकी गाड़ी का? तब उनको विश्वास हुआ कि ये नहीं लेगा, कोई एक पैसा भी नहीं लेगा। तो अदरवाइज शादी में उन दिनों बहुत चलता था, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं सर, कि जो मतलब वो तो सामने आते पैसे को ना कर दे। नहीं, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। देखिए, ऐसे तो बहुत, जब आप ऑनेस्टी का लाइफ जीते ना, उसके चैलेंजेस भी बहुत हैं, फेस भी बहुत करना पड़ता है। मेरे 11 साल में यूपी में 17 ट्रांसफर हुए। ऑनेस्टी के कारण? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑनेस्टी भी उनमें से एक है। जैसे कभी कोई ट्रांसफर ऑनेस्टी के कारण हुआ हो, बताइए जरा। यस, बहुत सारे होते हैं, बहुत जगह इस तरह के इश्यूज आते हैं। मुझे शांजापुर की याद है कि एक वो थे हमारे पॉलिटिशियन, और वो बहुत मेरी तारीफ़ करते थे कि बहुत हमारा टफ एसएसपी आया है और बहुत ही दमदार है, रात के 3-3 बजे तक पेट्रोलिंग करते हैं, ऑनेस्ट हैं, मतलब बताते थे।
सारे, मतलब उन्होंने मेरे बारे में इतना पॉजिटिव बोला कि आप हैरान हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद उनकी सरकार उनके फेवर की आ गई, तो कुछ लोगों पे हमने गुंडा एक्ट लगाया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गुंडा एक्ट हटा लीजिए। मैंने क्यों हटा ले, कि नहीं वो हमारे आदमी। मैंने कहा हमारे से क्या होता है, अगर गुंडा एक्ट, गुंडे हैं तो गुंडा एक्ट लगेगा ही। या तो वो शरीफ होते हैं, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए कि गुंडे नहीं है, तब तो मैं हटा लूंगा, किंतु इस नाम का कि वो आपके आदमी है तब मैं नहीं हटाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऑनेस्टी से जुड़ा होता है। तो आपका तबादला कर दिया गया? तबादला हो गया। मतलब कि जो हम ये समझे कि जो हम देखते हैं फिल्मों में या सुनते हैं कि एक ईमानदार पुलिस अफसर की ज़िंदगी बड़ी तकलीफदायक होती है, जब देखो उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो एक आईपीएस की ज़िंदगी वैसे ही होती है। देखो जब देखो नहीं, इतना आसान तो नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, मतलब काफ़ी सारी इक्वेशन चलती रहती हैं। बट यस, अगर आप ऑनेस्टली जीना चाहते हैं, गैरत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी खुददारी से रहना चाहते हैं, तो ऐसे मौके आएंगे, ऐसे मौके आएंगे कि जब आपको ट्रांसफ़र के लिए तैयार होना पड़ेगा, कभी कभी और बड़ी चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कभी मैम ने ये कहा नहीं कि अरे तुम्हारी ईमानदारी के कारण इतना नुकसान होता है, बच्चे की स्कूलिंग, ये वो ट्रांसफ़र होगा तो भाई सब कुछ पे इम्पैक्ट आता है? फील तो सभी को होता है, पर आदत पड़ गई उनको भी। हमारी बेटी 3री क्लास में ही तो उसका 9वां स्कूल था। 9वां स्कूल? 3rd ईयर में 9th स्कूल, मतलब 2 LKG UKG होते थे, फिर 3rd, तो टोटल 5वां साल हुआ पढ़ाई का, तो 5वें साल में 9वां स्कूल था। तो फील तो होता है, पर आदत पड़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने भी अपने को जो है ना बैगेज पैक्ड ही रहते थे। हमने 15-16 बक्से खरीद लिए थे, उन्हीं का आइडिया था, जो होते ना जो स्टील वाले, ठीक है, जो फोर्सेस डिफेंस वाले जो रखते हैं। हम तो शुरू में एक ही रखते थे, वो शादी के बाद वो एक से बढ़ के 3-4 हुए, फिर धीरे धीरे 15-16 हो गए, क्योंकि उनको आदत पड़ गई कि इनका पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए, तो 15-16 में सामान भरो, दूसरे दिन चल दो। तो उनको भी पैक करने की आदत पड़ गई। या यूँ कह लीजिए कि जहाँ जाते थे वहाँ अनपैक ही नहीं करते थे। ना, अनपैक तो करते थे, क्योंकि लाइफ ऐसा है, और इतने सारे वो हैं भाई, बिस्तर है, ये है, वो है, किताबें हैं, फिर आपकी जरूरी वो हैं, फाइल्स हैं, तो वो सब कर करके वो सब रखते थे। पर हमने उन पर नाम भी लिख रखा था बक्सों पे, तो फिर वो जल्दी से डिसाइड हो जाता ना, ये पैक हो, अब अनपैक हो गया। तो पैकिंग ऑल्सो 1 डे जॉब एंड अनपैकिंग हाफ डे जॉब। ये अपनी एक चैलेंज है किसी अफसर की ज़िंदगी की, जो आप बता रहे हैं कि ईमानदारी एक चैलेंज है जिसके कारण ट्रांसफ़र, पोस्टिंग। लेकिन कई बार जैसे सिस्टम से भिड़ना, आप कह रहे हैं कि किसी पॉलिटिशियन को बात पसंद नहीं आई, आपकी पोस्टिंग हो गई, तो वैसे ही कई बार तो एक अफसर की भिड़ंत उसके अपने ही लोगों से भी होती है, वो इस किताब से झलकती है कहीं। मैं चाहूँगी कि हम जो इसकी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताएं सर। मैं उसके भिड़ंत नहीं कहूँगा। देखो जैसे आप इसकी पहली कहानी लीजिए, लीग से हटकर, लीग से हटकर इंसाफ की एक डगर, ठीक है, तो ये भिड़ंत ना हो करके एक स्टैंड है, और स्टैंड है पीड़ित के पक्ष में, कि कोई पीड़ित है तो उसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। और अगर इस रास्ते में कोई भी आ रहा है तो आई मस्ट पनिश हिम और हर। तो इसलिए मैं कोई पुलिस वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, किंतु अगर किसी पुलिस वाले ने अपनी गलती से इनजस्टिस किया किसी के साथ, तो फिर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो ये जो कहानी है, ये एक गैंगरेप पीड़िता की कहानी है, जिसमें वो बेचारी एक महिला है, उसके परिवार में एक ससुर है और एक पति है। महिला 25 साल की होगी लगभग, और वो उसका पति जो है मेसन टाइप का, मिस्त्री जैसे होते हैं, राजमिस्त्री। और ससुर जो है वो कुछ नहीं करता था, एजेड था, बूढ़ा था। तो इनके गांव में जो है इलेक्शन टाइम पे लोग आए, वोट मांगने आए, प्रधानी के इलेक्शन में, सरपंच कह लीजिए, और इन्होंने जिसको वोट नहीं दिया, बाई चांस वो लोग प्रधान बन गए। तो उन्होंने, पता तो चल ही जाता है गाँव में आजकल सब, तो उन्होंने इलेक्शन होने के बाद 4 लोग आते हैं, महिला के घर आते हैं और दरवाज़ा बोल्ट करते हैं, और पति और ससुर के सामने गैंगरेप करते हैं चारों, और फिर जाते जाते धमकी देते हैं कि देखो तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी, उसका हश्र देख लिया, अब आगे इसमें पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना, नहीं तो फिर देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। पति भी डर गया, ससुर भी डर गया। महिला ने कहा नहीं, मैं तो चुप नहीं बैठने वाली हूँ, इतना मेरे साथ जाती हुई। तो उसने पुलिस में केस रिपोर्ट किया,
पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया, FIR हो गई, अरेस्ट भी हो गए, चारों जेल चले गए। किंतु हमारी जो आपराधिक न्यायिक व्यवस्था है, अभी आपने देखा हमारे मुंबई ट्रेन, उसके एक्यूज भी बरी हो गए हाई कोर्ट से। तो मालेगांव, हाँ, तो जो भी है, मतलब इसमें हम तो एक पर्टिकुलर ब्रांच नहीं, मैं पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फाइनली वो लोग बेल पे बाहर हो गए 6 महीने बाद। बेल पे आके उनका पहला काम ये था कि इस महिला को सबक सिखाना है, नहीं तो हमारी तो गांव में कुछ बची ही नहीं, कौन सुनेगा हमारी। दबंग लोग थे। तो इस बार उन्होंने रास्ता टेढ़ा अपनाया, इस बार पुलिस को यूज करते हैं। पुलिस ने हमें जेल भेजा, पुलिस से इसके पति को जेल भिजवा देते हैं। तो पुलिस में सेटिंग किया दरोगा जी के साथ और उसके पति पे चरस का केस बना दिया कि इसकी साइकिल के गद्दे के नीचे रखी थी, सीट के नीचे। पति जेल चले गए, घर में महिला अकेली, और जो है एक ससुर, उसको भी उसी को खिलाना, क्या करे बेचारी। या तो जाके उन्हीं के पैर पकड़े, माई बाप माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे, या फिर बेचारी सुसाइड करे, और क्या करे। या हो सकता फूलन देवी बन जाए कल को, भाई मैं बदला लूंगी। ऐसे भी होता है, इसी तरह से निकलते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में वो मुझे अप्रोच करती है, और तब मुझे जब जांच में ये सब पता चलता है तो मेरा भी खून खोलता है कि भाई ऐसे थोड़े चुप बैठेंगे। मतलब ऐसी पुलिस किस काम की जो रक्षक से भक्षक बन जाए। उसका काम है महिला को जस्टिस दिलवाना, उसकी रक्षा करना, उसकी इज्जत की रक्षा करना, और ऐसे में वो ये ना करके उसके पति को झूठा जेल भेज रही है, तो आई विल नॉट टॉलरेट। तो उसको सस्पेंड किया, कोर्ट में बताया कि हमारी गलती है, तब उसका पति बेचारा जो है जेल से बाहर आया। तो ये एक कहानी मैंने बताई, ऐसे इसमें 16 कहानियां हैं। तो ये तो इसमें पुलिस की मिली भगत थी जिसके कारण उसके पति को फंसाया गया। लेकिन कई बार अपराध करने वाले खुद पुलिस वाले ही बन जाते हैं। हाँ, जैसे आपका एक जेलर को जेल जाना भी है। हाँ, क्या थोड़ी उस कहानी को बताएंगे विस्तार से आप? देखिए, जेलर जेल जाने वाले भी कहानी बड़ी वो है। वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जेल भी एक अंग है, और जेल पुलिस नहीं होती। जेल पुलिस नॉर्मल पुलिस से अलग होती है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। आमतौर पे आम आदमी को जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं जेल में भी पुलिस ही होती है, वो ये रेगुलर पुलिस जेल में नहीं होती। तो ये जेलों में भी हमारे यहाँ करप्शन आ गया है, और बहुत सारी गलत आदतें आ गई हैं। तो मैं एक बारी SSP हरिद्वार था, 2002-3 की बात है, 2 या 3 की बात है। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, वो कहता है कि सर मेरे से जेल से फिरौती मांगी जा रही है। मैंने कहा तुम तो वैसे भी इतने गरीब लग रहे हो, तुम्हारे पास क्या है फिरौती देने को? नहीं सर, वो अपनी दुकान और खेत वगैरह बेच बाच के 1-2 लाख रुपया हो जाएगा, तो 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। 1 लाख भेज दो, नहीं तो फिर देख लेना, किसी दिन आएंगे दरवाजा गोली मार जाएंगे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गजब की बात है। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुमसे फिरौती मांग रहे तो कहाँ देना है पैसा? उसने कहा जेल में ही देना है। मैं बड़ा चौंका, जेल में कैसे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा? जेल तो सरकारी है, वहाँ तो इतनी सारी जेल विभाग के कर्मचारी लगे हैं, इतनी सुरक्षा है, तो जेल में कैसे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा? वहाँ तो एंट्री नहीं होती आसानी से, तलाशी होती है एंट्री से पहले। बोले सब सेटिंग हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, तुम उसकी सेटिंग बनाओ, मैं अपनी सेटिंग बनाता हूँ। हैं, तो हमने ट्रैप करने का पूरा इंतजाम किया, अपनी SOG टीम लगाई, सादे वस्त्रों में उसके साथ भेजा। ट्रैप के हमने इंतजाम किया कि आप नोट पैसा इंतजाम करो, हम इनको ट्रैप करते हैं। और पुलिस वाले जो थे उनकी तो पूरी तलाशी हुई अंदर जाने में, ठीक है। उन्होंने भी अपना पास बनवाया किसी से मिलने का, और इस बाबा की एंट्री ही नहीं हुई। तलाशी तो छोड़िए, एंट्री भी नहीं हुई। मतलब उसमें जेलर की मिली भगत थी। क्लियर हो गया? आप समझिए ना कि भाई जब आप जेल में जा रहे हैं अंदर तो एंट्री करेंगे ना, मोहर लगता है, मोहर लगता है, सब होता है, फिर आपका तलाशी होता है, फिर आपको आगे जाने दिया जाता है, फिर ऐसे वापसी में होगा सब, फिर एग्जिट का टाइम भी लिखा जाता है। उसके ना एंट्री हुआ, ना एग्जिट हुआ, ना उसकी चेकिंग हुई, ना तलाशी हुई, जा करके पैसा ट्रांसफर हो गया, दे दिया गया क्रिमिनल को। जो अपराधी जेल में थे उनको पैसा दिया गया, और गजब की बात, उन्होंने वो पैसा जेल वाले उनको दे दिया, कर्मचारियों को।
कि वहां से फिर बटेगा और वहीं से फिर उसके आगे के आदमी, क्योंकि जेल के अंदर से बाहर भी तो जाएगा ना किसी के पास, वो उन्होंने ही आगे भिजवा दिया और अपना शेयर रख लिया। तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना कुछ हो रहा है, जेलर के बिना थोड़ी हो सकता है, जबकि हमारे पास प्रूफ छोटे कर्मचारियों का था, आप समझ गए ना। बट जेलर के बिना ऐसा कैसे हो जाएगा कि एंट्री भी ना हो, एग्जिट भी ना हो, सर्च भी ना हो, पैसा भी ट्रांसफर हो जाए। तो हमने जेलर को ही बुक किया इस केस में। तो बड़ी हेडलाइन बनी एक बार में कि जेलर अपनी ही जेल में हुआ बंद है। लेकिन और किसी ने धमकी दी कि जी पूरा जेल विभाग तो हड़ताल पे चला जाएगा। मैंने कहा चला जाए भाई, मैं तो नहीं टॉलरेट कर सकता ये सब। हाँ, क्योंकि ये एक अलग किस्म की चैलेंज है कि जब आप देखते हैं, मन दुखी नहीं होता था उस वक्त जब देख रहे हैं कि जिनको सेवा की जिम्मेदारी दी गई है, एक उत्तरदायित्व है उनके ऊपर, और वो ऐसी हरकत करें? मन दुखी हो रहा, तभी तो लिखा। आप लिखते क्यों हैं? कहीं मन में कुछ उमड़ता घुमड़ता है, ठीक है ना, कि कोई बात आपको बहुत अंदर तक छू गई, वो बात आपकी डायरी में आती है, आपकी किताबों में आती है, आपकी पोएम्स और कहानियों में आती है। तो ये वैसे ही कहानियाँ हैं जो किताब दिल को बहुत ज़्यादा जो बात छू गई हो, उन्हीं को मैंने इसमें पेन डाउन किया खाके में, इंसान में। तो अक्सर हम देखते हैं सर कि पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस की तो ना दोस्ती बुरी, ना अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी, तो पुलिस से दूरी ही बना के रखें लोग तो वही अच्छा है। हाँ, तो पुलिस की जो एक ऐसी छवि है, उसके लिए क्या पुलिस खुद जिम्मेदार है या उसके सिस्टम में इतनी कमज़ोरियां हैं, उसकी सैलरी, उसके वर्किंग आवर्स, उसको रिसोर्सेज की कमी, क्या है जो पूरा सिस्टम पर लोगों का भरोसा नहीं हो पाता है? देखिए, ये सब फैक्टर्स ज़रूर हैं, परंतु कहीं ना कहीं तो ये पावर का मिसयूज है, ठीक है, जो हमारी जो है ना छवि को इस तरह से ले जा रहा है। एक तो हमारी हिस्टोरिकल लीगेसी है, ब्रिटिश टाइम के क्रिएट की पुलिस है, वही वर्दी का रंग है खाकी, उनकी क्रिएट की हुई है। तो वो इसको हमेशा दो गलत कामों के लिए यूज करते थे। पहला बस लगान वसूल, लगान जो वसूल करना है, जो आसानी से नहीं दे रहा उसको पिटवा के ज़बरदस्ती लो उससे लगान, नहीं तो जेल भेज दो। और दूसरा सब आज़ादी के आंदोलन को क्रश करना, है ना। तो दोनों काम नेगेटिव काम थे, वहाँ से जो है ये छवि बनी। फिर मैं जो कहता हूँ एक दूसरा बड़ा कारण है कि पावर जो है ना, पावर का मिसयूज, मैं तो इसको बल्कि ट्रिपल पावर बोलता हूँ, पुलिस की ट्रिपल पावर, ठीक है। वन इज द पावर ऑफ यूनिफॉर्म, सेकंड इज द पावर ऑफ वेपन्स एंड थर्ड इज द पावर ऑफ लॉ। फिर आपके पास बाकी भागों के अलावा यूनिफॉर्म है, तो एक अलग पहचान बन गई, यूनिफॉर्म का अलग रुतबा बन गया, तो उससे लोग डरे। फिर आपके पास वेपन्स हैं, वेपन्स आपको क्यों दिए हैं? आप पब्लिक की रक्षा के लिए दिए, आतंकवादियों के खिलाफ दिए हैं, गुंडों के अपराधियों के खिलाफ दिए हैं। किंतु अगर आप उन्हीं वेपन से शरीफ आदमी को डराने लगे। और तीसरी है पावर ऑफ लॉ, कानून। आपके FIR करने का अधिकार है पुलिस को, जेल भेजने का अधिकार है। किस लिए? कि आप गुंडों से, बदमाशों से आम आदमी की रक्षा करेंगे। और आप शरीफ को ही अगर जेल भेजने लगे, जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, तो फिर पावर का दुरुपयोग हो गया ना। तो ये जो ट्रिपल पावर पुलिस की है, ये आपको उसका पॉजिटिव यूज के लिए दी गई है, सदुपयोग के लिए। पर कुछ लोग हमारे विद इन द पुलिस ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। और इसी वजह से जो मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से ऐसा माहौल बन गया, जो आपने कहा ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, कि पुलिस का डर जो अपराधियों में होना चाहिए, माफियाओं में होना चाहिए, क्रिमिनल्स में होना चाहिए, टेररिस्ट में होना चाहिए, वो डर अपराधियों में ना होकर के शरीफ आदमी में ज़्यादा है। आप समझ गए ना। अगर सारी पुलिस संवेदनशील हो जाए, पीड़ित की रक्षा करने लगे, आम आदमी की रक्षा करने लगे, तो उसको देख के तो खुश होंगे ना। फिर ये कहावत नहीं होगी कि पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं है। मेरे तो हजारों दोस्त रहे, लाखों दोस्त रहे बल्कि, है ना। पर प्रॉब्लम वहीं आती है कि जो नेगेटिव पुलिस वाला है, वो जो पावर का दुरुपयोग करता, उससे लोग डरते हैं। सर, जब आपकी कहानियां सुन रही हूँ या कई IPS ऑफिसर्स से बात होती है मेरी, मैं ये नहीं समझ पाती कि आप लोग इतना स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हैं। मतलब दिन रात ऑन योर टोज। हाँ, वो डी स्ट्रेस कैसे होता है? डी स्ट्रेस का देखिए, यूपी जैसी जगह में तो जगह ही नहीं थी, टाइम ही नहीं था। हाँ। कि आपके पास ये भी सोचने का टाइम नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है। मन में तो आता होगा ना? मन में आता है, बट आदत पड़ जाती है। देखिए,
मैंने तो खुद को जो है ना, मेरे लिए डिस्ट्रेस का एक ही रास्ता चुना था हमेशा, स्पोर्ट्स। और आज भी स्पोर्ट्स? आज भी स्पोर्ट्स। तो मेरा बहुत सबसे अच्छा डिस्ट्रेस मेरा वही होता था। मैं हरिद्वार में एक बारी अर्धकुंभ था, उसके बाद कर्फ्यू लगा एक बारी 4 दिन। तो वो प्रयागराज की तरह नहीं था कि मैं रात भर सोए नहीं हूँ। तो उन दिनों में 19-20-21 घंटे बाद घर जा पाता था, ठीक है। पर मेरा 22वां घंटा, मान लिया 21 घंटा हो गया, 22वां घंटा मैं बैडमिंटन खेलता था। अब मैं समझी कि कुहू कैसे बैडमिंटन चैंपियन बन गए। तो ये जो डिस्ट्रेस है, क्योंकि इसलिए खेलता था कि मेरा उससे ज़्यादा स्ट्रेस निकलता था बाहर, पसीना निकल गया, फिजिकल मेंटल दोनों थकान उतर गई। आप समझ गए? तो ये फर्क पड़ता है। तो मैंने तो अपने को स्पोर्ट्स में हमेशा डिस्ट्रेस किया है। थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनते थे, बहुत आदत ही अच्छा लगता था, क्लासिकल म्यूजिक और लाइट इंडियन मूवीज म्यूजिक, बट वो धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। फिर गाड़ी में तो सुन लेते हैं, अदरवाइज टाइम ही नहीं मिलता। तो कुहू को अपने साथ आपने कब से खिलाना शुरू किया सर? कुहू ने क्लास 5 से शुरू किया था, 9 साल की होगी। और आपने सोच लिया था कि इसको बैडमिंटन की खिलाड़ी बनाना है? नहीं, शुरू में ये नहीं सोचा था कि इतना बड़े लेवल तक पहुंचाना है। और शुरू में हमारे साथ के जो IAS लोग थे, बड़े हैरान भी होते थे कि वो ये पहला ऑफिसर है जो बेटी को जो है फुल टाइम स्पोर्ट्स कैरियर में डाल रहा है। मतलब अनथिंकेबल लगता है ना। नॉर्मली लोग मैनेजमेंट में जाएंगे, IIT में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे या सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो हमने पूरी तरह से स्पोर्ट्स में डाल दिया था। सर, ये जो कहानियां हैं, इसमें कोई कहानी ऐसी है जिसमें बहुत ही पेचीदा रहा हो, जिसको सॉल्व करना मतलब बहुत ही मुश्किल? कहानियाँ तो हैं। एक कहानी है इसमें, मौत के साए में जिंदगी। तो ये रुड़की की कहानी है और इसमें माफिया होते हैं, क्रिमिनल, बड़े गैंगस्टर, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड दोनों में एक्टिव थे वो। और वो एक्सटोर्शन की मांग कर रहे हैं, एक रुड़की के व्यापारी से और एक हरिद्वार में एक किसी उसको प्लॉट पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। चलते रहते हैं इनके ऑपरेशन। तो उस टाइम जो ये कहानी जिससे निकली है, तो ये जो गैंग है ये 2 जगह ऑपरेट कर रहा है, 2 जगह इसकी बात चल रही है। तो पहला जो रुड़की का व्यापारी है, उसकी दुकान है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उससे उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग करी कि आपसे 10 लाख रुपया चाहिए उस दौर में, उस टाइम में। तो आज तो करोड़ों में जाएगा। 2003 की बात है ये। तो वो मेरे पास आया, किसी के थ्रू आया, DGP ऑफिस के थ्रू आया, वाया। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो ठीक है, FIR लिखवा देते, ठीक है। तो मैंने इंस्पेक्टर को बोला और इसकी FIR हो गई। जिन्होंने उसको फ़ोन किया था उनके नाम से FIR हो गई, ठीक। तो 2 दिन बाद वो मेरे पास फिर आता है और इस बार कांप रहा था, थर थर एकदम बुरी तरह से। उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई, रिकॉर्डिंग सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। मतलब क्या था उसमें सर? उसमें ये था कि वो इतनी गंदी गालियां दे रहा है। पहली बात तो मतलब सभ्य भाषा में सुनाना ही असंभव है। इतनी 10 तो पहले उसने गाली दी उस रिकॉर्डिंग में। मतलब MCBC तो मतलब कुछ भी नहीं है, जाने क्या क्या इतनी भयंकर गालियां देता है। और फिर कहता है भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, हम तो 2 लोगों को मार के आ जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि नामजद रिपोर्ट लिखा दे हमारे खिलाफ। तेरे से तो 10 लाख रुपये मांगे थे, क्या कर दिया था हमने, ऐसे बोलते हो। और तूने मेरे नाम से रिपोर्ट लिखा दी, अब देखता हूं मैं तेरा SP तुझे कैसे बचाता है। इसलिए बेचारा थर थर कांप रहा था। और देखता हूं तो कैसे दुकान पे जाता और कैसे तेरे बच्चे स्कूल में जाते। तो वो तो बेचारा पागल हो गया कि मैंने एक गनर दिया था उसको, तो एक गनर कहाँ तक बचा लेगा। पहले तो 24 घंटे होते हैं, फिर घर है, दुकान है, स्कूल है, बच्चों को लाना है, ले जाना है। उसकी तो नींद आनी बंद हो गई कि मैं कैसे सोचने, जाना आना इधर उधर बंद कर दिया। 24 घंटे घर में ही रहो, बंद करके रखो, गनर को भी किसी तरह वहीं सुलाओ 24 घंटे, तो लाइफ तो ख़त्म। और डर अलग, जाने किस कोने से कब कह रहे। मैं कहता है उसी ऑडियो में कहता है कि मैं 2 शूटर भेजूंगा, वो फेल हो गए, फिर 2 भेजूंगा, फिर फेल हो गए, फिर 2 भेजूंगा, देखता हूँ बेटा तू कैसे तेरा SP तेरे को बचाता है। तो उसको तो सपने आने लगे दिन रात।
कि मैं बचूंगा कैसे। दहशत में तो कोई भी आ जाएगा। तो दहशत में हो गया, नेचुरल था। इवन मुझे लगा यार मेरे से गलती हो गई, निर्दोष बेचारा मारा जाएगा। हाँ, मुझे सच में लगा कि मेरे से गलती हो गई। मुझे उस टाइम ध्यान रखना चाहिए था, FIR नामजद नहीं कराते, या FIR नहीं करके हम वैसे एक्शन ले लेते, मुझे लगने लगा। और मुझे एक जिम्मेदारी सी फील हुई, अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी गिल्ट फील होगा। और एक बात हो रही, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बहुत मुश्किल होती है। मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी एक दो से नहीं, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। और कब तक देंगे दूसरे पॉइंट। तो मैं एक प्रकार से नैतिक उसमें भी आ गया। तो फिर ठीक है, हमने उस पर वो SOG लगा दी, सारी जो बेस्ट फोर्स थे मेरे, बेस्ट सब इंस्पेक्टर थे, सब मैंने लगाए कि भाई इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक करना है। तो क्या होगा, कॉल आएगी और कॉल जो है 5-7 मिनट में काट देते थे, 5-6 मिनट में। अब उन दिनों चलता था, हमने पूरा डाटा ले आया था BSNL से, उन दिनों PCO चलते थे कि किस नंबर से कॉल आई है उसको ट्रैक करो, जल्दी से कंप्यूटर में डालो। तो पता चल गया जी इस PCO से कॉल आ रही है, तो वहाँ तक पहुँचो। तो पहुँचने में लगेगा मान लिया 20 मिनट, तब तक 5 मिनट में कॉल ख़त्म। ये हो रहा था। तो हमने क्या किया इसमें, कैसे इसको सफलता कैसे हासिल की, ये हमने देख लिया था कि कॉल सारी गाजियाबाद के एक एरिया था पर्टिकुलर, कविनगर या कौन सा, उसी के आसपास से उस बेल्ट से आ रही है। हमेशा PCO हमेशा बदलेगा, एक भी PCO रिपीट नहीं हुआ। ये उनकी स्मार्टनेस थी। पर आ रही है एक बेल्ट से, तो हमने अपनी SOG जो है वहाँ पे तैनात कर दी। दूसरा, हमने वहाँ लोकल पुलिस SSP मेरा बैचमेट था, उससे कह के वहाँ की भी SOG लगवा ली, जिससे कि हमारी टीमें बढ़ जाएं और तुरंत पहुँच सके। तीसरा, जो इसकी हरिद्वार में कॉल आ रही थी उस प्लॉट को कब्जा करने के लिए, इसी गैंग की, है कि भाई तू इससे दावा छोड़ दे, जिंदगी के आगे प्लॉट क्या होता है, तू ही नहीं रहेगा जिंदगी, प्लॉट के देके मरेगा क्या, ठोक जाएंगे मेरे 2 आदमी आएंगे, ठोक जाएंगे तेरे को। तो इस तरह की बात करता था उसको। तो वो जो है हमने इन दोनों को ट्रेन किया कि आपके पास जो अगली कॉल है उसको आपको लंबा खींचना है, किसी तरह लंबा खींचना है। तो हमारे सक्सेस एक हरिद्वार की कॉल से हो गई। उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने कॉल किया, आदमी घर पे नहीं था, ठीक है, तो उनकी वाइफ थी, वो उसको आंटी बोलने लग गए, उसी के कम्युनिटी के थे वो लोग। तो आंटी समझ क्यों नहीं आ रहा उनको, अंकल जी को क्या कर लेंगे, वो लेके मरेंगे क्या, हम आ जाएंगे। तो आंटी को हमने ट्रेन किया हुआ था कि आप थोड़ा लंबा खींचना है। तो आंटी उससे बात में उलझ रही थी, तभी जो है ना, जो गैंगस्टर थे 2 थे एक साथ उस दिन। जो गैंग लीडर था, जो पूरा वेस्टर्न यूपी में फेमस था, समझ लो आप, फेमस मतलब नोटोरियस, कुख्यात। तो उसने कहा आंटी चलो मेरे तो जो हो गई सो हो गई, ले मेरे दोस्त से और बात कर ले। अच्छा, हाँ, जो मैं ऑडियो सुन रहा हूँ ना, मैं अपनी वो वाली बात कर रहा हूँ। तो उसने दोस्त को दे दिया फ़ोन, दोस्त थोड़ा लंपट निकला। तो वो कहता है अच्छा आंटी आज बात की छोड़, एक काम कर, तेरी बेटी है ना, वो नाम भी उसने कुछ लिया, बोला हाँ है, उसको भेज दे मेरे पास एक रात, फिर हम दावा छोड़ देंगे। बस आंटी को तो बड़ा गुस्सा आ गया एकदम, कुत्ते कमीने, उसने भी 4 गालियाँ दी, तो हमने को समझता है क्या, हम इतने गिरे हुए हैं क्या, मर जाएंगे, बेटी के साथ ये थोड़े कर लेंगे। तो उसने इमोशनल भी हुई, सेंटी भी हुई, थोड़े फ़ोन खिंच गया। ये वाली कॉल 17 मिनट हुई। ओह, तब तो आसानी। 17वें मिनट पे हमारे लोग पहुंच गए, दोनों का इनकाउंटर हुआ, गोलियां चली। मोबाइल जो मैं ऑडियो सुनता था उसमें गोलियों की आवाज़ आती। तो ऐसे टफ केस होते हैं जब हम भी एक मिनट के लिए परेशान हैं कि बेचारों को कुछ हो ना जाए। और कोई केस में सर ऐसा भी होता होगा कि आपने किसी को अरेस्ट तो कर लिया, सज़ा भी हो गई, लेकिन वो बाहर है, घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, हाँ, बेल पर है, चाहे जैसे भी है, तो भी मतलब लगता है कि क्यों हम इतनी मेहनत करें जब जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वही सुदृढ़ नहीं है, उसमें भी तमाम खामियां हैं। बहुत लगता है। ये भी बता दूं श्वेता जी, कानून का डर, कोर्ट कचहरी का डर, पुलिस का डर आम आदमी में ज़्यादा है या छोटे मोटे क्रिमिनल में ज़्यादा है। एक बार गलती हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी से सर फूट गए, आप समझ गए, उसको बहुत ज़्यादा डर है।
जिसका अनइंटेंशनल भी कई बार हो जाता है, या छोटा क्राइम हो गया एक बार। जो बड़े गैंगस्टर हैं वो समहाउ इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की लूप होल्स पकड़ लेते हैं, उनको गैप पता चल जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो तो हम देखते थे कि अपनी मर्जी से जेल जाते, अपनी मर्जी से बाहर आ जाते यानी जब चाहे उनको बेल हो जाती है, और जब चाहे फिर उन्हें पुलिस का डर लगा कि कहीं एनकाउंटर है तो जेल भी चले जाते हैं। तो उनको वो सबसे सेफ जोन लगता है, वो फिर सेफ लगता है। तो ये कितनी गलत बात है कि इतनी आसानी से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वो लोग जो है मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। दिस इज वेरी सैड। लेकिन सर, ये जो कहानियां हैं, ये सारी कहानियां ऐसी हैं जो एक अपराध से जुड़ी तो हैं, लेकिन जब हम यूपी का सोचते हैं तो जहन में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शिव प्रकाश शुक्ला। तो ऐसे लोगों से सामना हुआ आपका? ये भी उन्हीं में से एक था, उसी तरह का था जिसको अभी हमने पूरा एनकाउंटर की कहानी सुनाई, रुड़की वाला। कम नहीं था, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में आतंक था उसका। और वो तो जैसे मैंने कहा कि उसने कहा हम तो मार के दो को मारा थे, तब कोई एफआईआर नहीं लिखवाता, तुमने हमें धमकी भी दे दिया। तो मैंने तो प्रयागराज में नौकरी शुरू किया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इलाहाबाद थी। तो अतीक अहमद तब भी था वहाँ पे, नॉन क्रिमिनल था वहाँ का। धीरे धीरे वो और बड़ा माफिया बनता चला गया, वो इलेक्शन लड़ने लग गया। तब तो प्रॉब्लम हमारे डेमोक्रेसी में ये भी तो है ना, ऐसे माफियाओं को इलेक्शन लड़ने का वो होना ही नहीं चाहिए स्कोप। आपको पता है मुख्तार अंसारी मंत्री बन गए, अपनी ऑफिशियल गाड़ी में किसी को किडनैप करके ले गए थे, आपको पता है। तो ये तो ट्रेजेडी है हमारे, कहीं ना कहीं सिस्टम की ट्रेजेडी है, लूप होल है। ऐसे लोगों को जब सैल्यूट ठोकना पड़ता है सर, कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। मतलब तकलीफ तो होती होगी, पढ़ लिख कर आईआईटी से लेके आईपीएस और इतनी मेहनत की, और आके अभी इन अपराधियों को सैल्यूट ठोक रहे हैं। किस्मत से मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, किस्मत से। एक दो बार ऐसी नौबतें आई तो मैं तो कन्नी काट लेता था कि नाराज होता रहे। मैंने जो है मैंने कभी हमेशा अवॉइड किया। सर, अभी आपने जो कहानी सुनाई उसमें आपने कहा कि फ़ोन टैपिंग और ये सब कितना डिफ़िकल्ट होता था। अब जो है टेक्नोलॉजी में एक लंबा हमने विस्तार देखा है, चेंज आ गया काफ़ी ज़्यादा। अब हर कोई फ़ोन चला रहा है, हर किसी को सब कुछ पता है ना। लेकिन इसके जितना विस्तार हुआ है उतने ही चैलेंजेस भी पड़े हैं। आपने किताब भी लिखी है, साइबर एनकाउंटर्स। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। कल ही मैं डेटा पढ़ रही थी, या आज सुबह के अखबार में, कि कल पार्लियामेंट में हमारे मंत्री जी ने कहा कि मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट इट हैज़ बिकम अ बिग लेवल क्राइम। 2022 में 15 लाख जो है साल भर में साइबर क्राइम की कंप्लेंट थी। 15 लाख देश में। अब 25 में तो 20-22 हो गई होंगी, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं, वो मुझे एग्जैक्ट डाटा याद है 22 का, ठीक है। तो आप सोचिए 20 लाख प्लस, इतना तो बाकी सारा क्राइम मिलके नहीं है, आप समझे। जितना बाकी सारे क्राइम जोड़ लीजिए उसके बराबर अकेला साइबर क्राइम है। इतनी ज़्यादा इनकी हिम्मत बढ़ गई है। जामताड़ा जैसे, पहले अकेला जामताड़ा था, अब मेवात जैसे दुनिया भर के हब्स क्रिएट हो गए हैं। विदेशों में आपने देखा होगा, अभी कंबोडिया से पकड़ के लाए हैं, तो पकड़वाए वहाँ पे लोगों को। तो कितना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा रोज़ नए मोडस ऑपरेंडी आते हैं। आपको पता है लेटेस्ट डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों से हड़प लेते हैं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। तो रोज़ नए हथकंडे। सर, हम सब जान रहे हैं, फिर ऐसा हम गलती कैसे कर बैठते हैं जब डिजिटल अरेस्ट जैसे? देखिए, हमारे मन में कहीं कोई चोर है, कहीं कोई डर है, कहीं कोई छुपा हुआ, मतलब जिसे बोलेंगे, मैं तो यही कहूँगा मेनली तो डर ही है कहीं ना कहीं। अदरवाइज़ क्यों आप फंसोगे? जब अगर आपने ड्रग्स नहीं कहीं भेजी हैं, कहेंगे ना आपको ड्रग्स का वो मिल गया, क्या नाम है, पार्सल कोरियर। हाँ, कोरियर मिल गया, और अब हम एनसीबी से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं, तो बस आप जो है बाहर निकलोगे तो अरेस्ट हो जाएगा, आपको बाहर नहीं निकलना, यहीं रहिए, यू आर अरेस्टेड। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने किया ही नहीं तो फिर क्यों डर रहे हैं? तो कोई ना कोई आपके मन के अंदर का डर पकड़ते हैं। वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, हैं, और फिर आपके जो है ना भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं। सो जब हम जानते हैं कि सर कि ये जगह जो है मेवात है, नोटोरियस है, हम जानते हैं जामताड़ा है,
और अक्सर जैसे मेरी किसी साइबर एक्सपर्ट से बात भी हो रही थी इस बारे में, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लिंक जो है वो निकलते हैं वो झारखंड के इलाके से। फिर हम इसको क्रैक क्यों नहीं कर पाते, पैसा क्यों नहीं वापस ला पाते, क्या लूप होल्स क्या हैं? लूप होल्स बहुत सारे हैं। एक तो उनको लोकल सपोर्ट मिलता है, जहाँ के रहने वाले हैं ना। अब ये खाली अपराधियों के घर जो है ना वो नहीं हो रहे हैं करोड़पति वाले, जो है उसके और जितने सारे उनसे जुड़े हुए लोग उन सब के भी हो रहे हैं। पूरा गांव, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सबके सब जो है उसके सपोर्ट से एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ की पुलिस भी मिल जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर, मतलब कभी कभी, नॉट ऑलवेज, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं जब जा करके। इसी तरह उनको इसमें पनिशमेंट बहुत कम है साइबर क्राइम में। तो हमको तो आईपीसी के फ्रॉड और 420 वगैरह का सहारा लेती है पुलिस, तब जाके तो जेल भेज पाते हैं इनको। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना मिल करके इनके लिए एक प्रकार से वो सेफ हेवन हो जाती है। फिर क्या है कि उनको पहले से वो वहाँ पे पूरा गांव यही कर रहा है, तो बाहर पहरा लगा के पुलिस आई पहले ही अलर्ट कर देंगे, तो जनता गायब। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि वो पुलिस को ही घेर लेते हैं। मेरी पुलिस वहाँ जाएगी, 10 आदमी 15 आदमी से ज़्यादा क्या जाएंगे? पूरी पुलिस फोर्स तो जाएगी नहीं। और गांव में 5000 आदमी है और सारा गांव अगर मिलके क्राइम कर रहा हो फिर कैसे होगा? मेवात का ये हालत है, झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र का ये हालत है, और अब ऐसे ऐसे और बेल्ट आ गई। नूह में एक एसपी ने रेड किया, बेचारे ने 5000 आदमी लेके गया। नया एसपी था, 5000 पुलिस वाले इकट्ठे करे उसने आसपास के सब जिलों से, तब रेड करी तो सफल हो गई। अब मैं उत्तराखंड में बैठा आदमी, हम 5000 पुलिस कहाँ तक भेजेंगे? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मेरे एक जानने वाले का ऐसा ही एक केस था। उनका कहना था कि हमने क्रैक तो कर लिया कि वहाँ जामताड़ा का है, लेकिन वहाँ लोकल पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने बोला था कि कई बार वो मिले होते हैं, नॉट ऑलवेज बट कई बार वो भी बूटी का शेयर ले रहे हैं। तो क्या करें? धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, कुछ तो एमएचए ने जो I4C बनाया ना, बड़ा अच्छा किया है वो। तो उसके थ्रू ना बैंकिंग सिस्टम को टाइट करने की ज़रूरत है। हमें टेलीकॉम सिस्टम को टाइट करने की, जिनमें भी गैप्स है ना। एक बंदे के फेक अकाउंट खुलते जा रहे हैं और उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, बैंक को नहीं पता चल रहा कि सस्पिशियस अकाउंट है। कल परसों अकाउंट खुला था, आज इसमें 2 करोड़ रुपया आ गया, कर करके आ रहा है 10-10 लाख 5-5 लाख, और फिर निकल भी रहा है खट। कहाँ जा रहा है? बैंक भी तो ऐसे सस्पिशियस अकाउंट्स को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि सारे फेक अकाउंट्स खुलते हैं, एक भी रियल नहीं खुलता। किसी बेचारे की KYC ले ली जाती है, आधार कार्ड का डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है किसी मजदूर का, उसके नाम पे अकाउंट खुल रहे हैं। तो बैंक क्यों नहीं इंश्योर करता कि ये रियल अकाउंट हो इन फेक अकाउंट्स की बजाय? इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए, कभी कभी हम पकड़ते हैं ना हजारों हजार, कभी कभी किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, जब हम साइबर अपराधी को, तो एक अपराधी के पास 300 मोबाइल मिल जाते हैं, सिम्स। कहाँ से आ गए? आपको 3-4 से ज़्यादा अलाउड नहीं है ना, पहले 9 अलाउड थे, वो और कम कर दिए, तो फिर कहाँ से सिम अलाउड हो गए उसको इतने सारे? सब फर्जी KYC है ना। बिजनेस करने के चक्कर में सब टेलीकॉम कंपनियां भी यही कर रही हैं, बैंक्स भी यही कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस मिनास को टैकल करना चाहें तो हमें बैंकिंग से लेकर टेलीकॉम सबकी सपोर्ट चाहिए। यस, बैंकिंग, टेलीकॉम, पुलिस, जुडिशरी, सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सब जगह हमें ना टॉलरेंस लेवल को 0 पे लाना पड़ेगा, और तब जाके और बेटर होता जाएगा। जैसे डिजिटल अरेस्ट होता है सर, तो उसमें टेलीकॉम या ये कंपनियां, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग ये उतनी जिम्मेदार नहीं है जितना एक व्यक्ति खुद जिम्मेदार है कि कैसे। खुद तो हर एक में ही जिम्मेदार है। आप फिर समझिए, ये जो आपके इमोशंस का ही तो फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं आपकी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, कहीं आपके लालच का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो तो है ही, कहीं ना कहीं आप गलती तो में तो रहते ही है ना, आपको फंसा रहे हैं वो। तो साइबर इसमें डिजिटल अरेस्ट में भी आपकी गलती तो है ही है, किंतु साथ ही साथ पैसा तो बैंक के थ्रू ही जाएगा ना। आपसे पैसा तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो ऑनलाइन किस फेक अकाउंट में जा रहा है, तो बैंक की गलती नहीं है, वो उसकी भी गलती है। तो सर अब अगर हम देखें तो वैसे सरकारी बैंकों ने सिस्टम टाइट किया अपना पहले, परंतु प्राइवेट बैंक्स ने अभी भी नहीं किया। सरकारी ने थोड़ा सा बेटर किया, RBI ने गाइडलाइंस जारी की हैं, थोड़ा सुधार किया। तो आपको आपके जानने वाले या जो आपके जूनियर्स हैं वो बताते तो होंगे कि अब केस सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बताते तो होंगे।
केस सोल्व करना मुश्किल तो हो ही गया है, अरेस्ट करना इसमें बहुत मुश्किल हो गया है, साइबर क्राइम में खासकर। और एक एक केस, आप मेरी किताब पढ़ना, साइबर एनकाउंटर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उसमें एक एक केस को वर्कआउट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए साइबर क्राइम की आसानी से लोग एफआईआर नहीं लिखते। कोई क्रिमिनल, कोई अफ्रीकन निकलता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का निकलता है, कोई जमताड़ा का निकलता है, तो पुलिस को कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी ना। मतलब भी डिजिटली हो रहा है, कहीं भी बैठे रहो दुनिया में, आपको फिजिकल क्राइम करना है, चोरी लूट डकैती करनी है, रेप करना, तो साइट पे आना पड़ेगा ना, जिस जगह पे हो रहा है। यहाँ तो आप यहाँ बैठे हो, अपराधी अफ्रीका में बैठा, नाइजीरियन ना, आप उसको देख पा रहे हो। तो उस पहले तो उसे ट्रैक करना, और ट्रैक हो जाए, ट्रेस हो जाए, फिर उसे अरेस्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। सर, आपने इंटरनल सिक्योरिटी पे भी किताब लिखी है। अगर हम देश के हालात की बात करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या आतंकवाद है, नक्सलवाद है? क्या देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देखिए, मैंने पूरी किताब लिखी है इस पे, जो 3 बड़े चैलेंज हैं, एक कश्मीर, दूसरा नक्सलवाद, तीसरा नॉर्थ ईस्ट, जो 3 सबसे बड़े चैलेंज हैं। इनमें से पिछले 10 सालों में नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि मार्च 26 तक हम इसे ख़त्म कर देंगे। अगर पूरी तरह भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट 10% पे आ चुका है। मैं 2010 में सीआरपीएफ में था और मेरे 2 बटालियन नक्सल एरियाज में थी, बल्कि 3 बटालियन नक्सल एरियाज में थे। तो तब से और आज तक 15 साल में नक्सलिज्म में इतना चेंज आया कि 10% पे आ चुका है। वो कौन सा एरिया था सर, कहाँ पोस्टेड थे आप? मेरा हेडक्वार्टर तो नोएडा था। मेरी बटालियन जो थी छत्तीसगढ़ में थी 2, और एक थी बंगाल में। तीनों की तीनों नक्सल एरिया में थी, और 2 बटालियन थी जम्मू और कश्मीर में। तो मैं वहाँ विजिट करने जाना पड़ता था। तो ये जो है इतना, उन दिनों 76 पुलिस वाले मारे गए थे सीआरपीएफ, एक सिंगल एम्बुश में। 2010 की बात है, अप्रैल 2010। तो इसलिए उन दिनों से आज तक मैं कह रहा हूँ 10% पे आ गया है। अगर आप डाटा देखेंगे ना, नंबर ऑफ इंसिडेंट, नंबर ऑफ कैजुअल्टीज, नक्सलवाद के खिलाफ देश को काफ़ी बड़ी जीत मिल चुकी है। रही नॉर्थ ईस्ट की बात, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इमोशनल इश्यूज थे, कनेक्टिविटी के इशू थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज थे, कम्युनिकेशन के इशू थे, मोस्टली सोल्व हो चुके हैं। अगर हम मणिपुर की आंतरिक लड़ाई को छोड़ दें, जो कुकीज और मैतीज के बीच चल रही है, आपसी लड़ाई, जो कुल मिलाकर के इंटरकास्ट या इंटर ट्राइब वो है, वो फाइट है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद था वो भी अपने लेवल से 10% पे आ चुका है। तो जो तीसरी बड़ी चुनौती कश्मीर, जो अदरवाइज भी सबसे बड़ी चुनौती थी, वो आज भी जारी है। यद्यपि नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स 1/4 में, 1/10 तो नहीं, 1/4 में है, डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। परंतु ये क्यों जारी है, क्यों जिंदा है? बिकॉज इसको सीमा पार से, डायरेक्ट सीमा पार से ये पूरा आतंकवाद वहीं से फैलाया जाता है, वहीं से रिक्रूट कर रहे हैं, वहीं से रेडिकलाइज कर रहे हैं, वहीं से जो है ना वेपन्स आ रहे हैं। तो सारा काम, फंडिंग वहाँ से आ रही है। तो ये जो आईएसआई बेस्ड, आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे जितने देश भर में जो मुंबई ट्रेन अटैक्स हों, ये जो भी हुआ है, ये सब के पीछे, या 26/11 हो या पार्लियामेंट अटैक हो, सब के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है। क्योंकि और ये कश्मीर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा आपको। इसमें एक चैप्टर आतंकवाद का भी है सर जी। उसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं सर? देखिए, उस आतंकवाद में बड़ी इमोशनल कहानियाँ भी हैं और एक बड़ी वेलर की कहानी भी, कि कैसे एनकाउंटर हुआ और 2 आतंकवादियों को हमने मारा। तो कुल मिलाकर के ये आतंकवाद वो था जो पंजाब का आतंकवाद है। और मैं तो इसके पीछे भी, इसकी जड़ में भी आईएसआई को मानता हूँ। 71 के वार के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम प्रॉक्सी वार करेंगे, इनडायरेक्ट वार। और इस प्रॉक्सी वार का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था पंजाब, कि कश्मीर और दिल्ली के बीच में पंजाब है मेन। वैसे भी इनका सबसे फ्रंटियर पे पंजाब ही रहता हमेशा लड़ाई में भी। तो इसको जो है तोड़ दो, इसको इंडिया से अलग कर दो। तो यहाँ उन्होंने खालिस्तान के नाम से आतंकवाद शुरू किया, फैलाया। सारे वेपन वहीं से आ रहे हैं। तो इस डायरेक्ट प्रूफ है। इतनी सारी AK-47 कहाँ से आ गई? तो ये सब ISI स्पॉन्सर्ड था।
तो ये जो पंजाब का आतंकवाद था, ये यूपी, तत्कालीन यूपी राज्य उत्तराखंड भी दोनों मिला लो, तो उसकी तराई में भी जो है ना, जो 47 में जो लोग सीमा पार के साइड से आए थे, हमारे पंजाबी भाई लोग, पाकिस्तान, जो आज की तारीख में पाकिस्तान, पहले तो वो भी भारत, तो वो आकर के उनको ज़मीनें जो उनकी छीन गई, तो उनको कुछ लोगों को ज़मीनें तराई में दे दी, तो उन्होंने तराई को बसाया, बहुत अच्छा हरियाली बनाई वहाँ पे। किंतु ये जो पंजाब का आतंकवाद था वहाँ भी फैल गया। तो ये उसकी कहानियाँ है कि इस आतंकवाद की त्रासदी कैसे हुई, कैसे जो है इसने मतलब परिवारों को, चाहे वो आतंकवादियों के परिवार हों, चाहे वो विक्टिम्स जो आतंकवाद के वो थे पीड़ित उनके हों, चाहे पुलिस वालों के हों। मैं नैनीताल ज़िले में था, और जो आज उधम सिंह नगर, 2 ज़िले बन गए आज उसके, नैनीताल और उधम सिंह नगर। इस अकेले ज़िले में 84 से 94 10 साल में 300 लोग मारे गए, जिनमें से एक बड़ा इंसिडेंट था अक्टूबर 91 का, जिसमें 72 लोग एक ही दिन मारे गए थे। उस समय तो आप बिल्कुल यंग थे, ज्वाइन ही किया था आपने, 89 में ज्वाइन किया। मैंने 89 में किया, और मेरी ये इंसिडेंट जो मेरा एनकाउंटर का, मैंने 93 में रुद्रपुर पहुंचा था, और 22 जनवरी 94 को हमने एनकाउंटर किया। तो उस टाइम के आतंकवाद की कहानियाँ हैं इस किताब में। तब डरते नहीं थे आप? देखिए, वो डर जो है ना बाद में समझ आता है। शुरू में तो जोश और जुनून लगता है वर्दी का और ड्यूटी का, कि भाई आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं और मिल गए, इससे अच्छा क्या चाहिए, आप समझिए। तो वो जोश है कि वो खुशी है कि चलो आतंकवादी थे, आज इनका ठिकाना तो पता चला, तो इसलिए एंगेज होंगे, एनकाउंटर होगा, कोई तो मरेगा। बट वो बाद में समझ आता है कि आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। अगर ये ट्रैप होता आतंकवादियों को, तो हम तो उनके लिए सिटिंग डक्स होते, क्योंकि वो गन्ने के खेत में थे, हम बाहर थे, हम दिख रहे थे, हमें तो दिख नहीं रहे थे, तो हम पे निशाना एम करके मार लेते आराम से। तो ये है, परंतु जैसे मैंने कहा, ये कहीं ना कहीं ड्यूटी का जोश और जुनून है। लेकिन कई बार आप अपनी किस्मत को भी थैंक यू कहते होंगे, क्योंकि किस्मत ही तो होती है जो हमें कई बार कई मुसीबत से बचा ले जाती है। वो तो है ही, वो तो कितनी सारी आपदाएं आती हैं। अब इतने बड़े विमान ट्रेजेडी में भी एक आदमी बच गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए, लक साथ देता है, तभी आप यहाँ बैठे, नहीं तो बीच में मेरे अपने 4 से 5 साथी शहीद हो चुके हैं। 74 का बैच था, आप सोचिए, इस नौकरी में 35 साल हुए अभी बैच को, 36वां साल है। 89 में हम आए थे, तो 3-4 आदमी शहीद हो गए हमारे बैच के ही IPS ऑफिसर। एक तो कामटे ही थे मुंबई अटैक में, अशोक कामटे, 26/11 में, 26/11 में। एक नागालैंड में हुए थे। जब लाइफ हर कदम पर आपको चुनौती दे सर, तब एक पुलिस अफसर डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को भी एक अफसर बनाएगा। मैंने तो नहीं डिसाइड किया, डिसाइड उसने खुद किया। तो आज देखते हैं ताल से ताल मिलाते हुए MPA में, पुलिस एकेडमी में, तो कैसा लगता है सर? ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है, पर डिसाइड उसने खुद किया। हमने तो उसके लिए फाइनली स्पोर्ट्स पर्सन का ही वो बना लिया था, बट उसको इंजरी हो गई, नी इंजरी हो गई, और उस नी इंजरी की वजह से उसने कैरियर में स्विच किया, और वो स्विच उसका अपना डिसीजन था। सर, स्विच ऐसे थोड़ी बटन दबाना है, मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, एग्रीड, मेहनत के बिना तो UPSC में कोई सफल ही नहीं हो सकता। देश का सबसे टफ एग्जाम है, 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं, मुश्किल से 200 लोगों को IAS IPS मिलता है, ठीक है ना। तो वो टफ तो बहुत ज़्यादा है, पर उसके दिमाग में जो ट्रिगर आया ना, उससे पूछा, उसने किसी इंटरव्यू में बोला है, तो वो हमने देखा कि उसने कोरोना में सबसे ज़्यादा उसका मेंटल स्विच हुआ। 2020 में कोरोना था, 20 और 21 में, उन दिनों एकेडमी सब बंद हो गई, तो घर रही पहली बार। 2000 आप समझ लीजिए 12-13 से 7 साल से बाहर थी वो, 7 साल गोपीचंद एकेडमी में थी, ठीक है, एज ए जूनियर, सब जूनियर एंड सीनियर टीम में नेशनल टीम का हिस्सा रही। तो कोरोना में उसने देखा कि कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है पुलिस या सिविल सर्वेंट्स, कितने हजारों लाखों लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तब उसको पहली बार ये काम अच्छा लगने लगा, तो तब भी वो नहीं होना था। फिर 21 में उसके जुलाई में इंजरी हुई, इंजरी के बाद ये हुआ कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उसको ये हो गया 1 से 1.5 साल का ब्रेक है, और उसके दिमाग में अच्छा लगने लगी थी सिविल सर्विस, तो उसने सोचा इस ब्रेक का फ़ायदा उठाया जाए और एग्ज़ाम दिया जाए। तो आज कैसा लगता है सर जब देखते हैं? अच्छा लगता है बहुत, कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। UPSC के लिए भी आपने कई रिकमेंडेशंस दिए हैं कि एग्ज़ाम का जो सिस्टम है
उसमें मेंस और प्रीलिम्स और इन सब पे गैप होना चाहिए, ये कितना टफ है और क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं सर आपके? देखिए, मेंस और प्रीलिम्स में गैप तो मैं बढ़ाने का इसलिए पक्षधर हूँ कि अदरवाइज जो बिगनर हैं, जो कम अटेम्प्ट वाले हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। ये सिस्टम उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है जो 5वां 6वां अटेम्प्ट दे रहा है, 4था 5वां दे रहा है। तो ये जो 3, हमारे टाइम में 3 ही अटेम्प्ट होते हैं, आप 6 कर दिए। तो ज़्यादा अटेम्प्ट है ना, ये कोचिंग की दुकान ज़्यादा चलती है। आदमी उलझा रहता है। तो मैथ्स के प्रोडिजी बिल्कुल, मतलब धुरंधर मैथ्स में बचपन से। हाँ, और शायद कुहू भी रही होगी जो उसने इतनी आसानी से निकाल लिया। वो मैथ्स वाली नहीं थी। लेकिन बाकी जो लोग हैं इतना ब्लेस्ड नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके लिए यूपीएससी को लेकर क्या आप? देखिए, यूपीएससी में तो हर किसी को मेहनत करनी पड़ती, मैंने भी की। और मैंने पहली बार लाइफ में मेहनत ही यूपीएससी के लिए की, आईआईटी के लिए नहीं की मैंने। जो आपने कहा ना, मैथ्स के धुरंधर होने की वजह से मैं आईआईटी में आ गया अपने आप, किंतु यूपीएससी के लिए मैंने भी रगड़ा लगाया। ये वो एग्जाम है जो बिना रगड़े के संभव ही नहीं है। कितना भी आप सुपर इंटेलिजेंट हो, मोस्ट इंटेलिजेंट हो, बट बिना रगड़े नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के साथ 10 और चीज़ें टेस्ट करता है ये एग्जाम। हार्डवर्क, परसिवरेंस, पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत चीज़ें टेस्ट करता है। तो ये खाली मैथमेटिक्स से पॉसिबल नहीं है। सो इसकी तैयारी सर कब से शुरू होनी चाहिए और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? कम से कम 2 साल तो मिनिमम चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आइडियली मैं कहूँगा ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो कहीं, 1 साल तक ग्रेजुएशन में सेटल हो, उसके 2nd या 3rd ईयर से आप तैयारी शुरू करिए। 2nd ईयर से शुरू कर लीजिए बैकग्राउंड स्टडीज़, एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ी और इस तरह की नेशनल इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ना, तो फिर आपकी बैकग्राउंड बन जाएगी और फिर आप स्पेसिफिक उस पर आ जाइए। 2 साल का फुल रगड़ा चाहिए, 10 से 12 घंटे की एवरेज हो और 2 साल का रगड़ा। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यूपीएससी। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। इट वाज सो इंटरेस्टिंग और बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा हमारा, एंड आई होप इट हेल्प्स द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।